CRPC स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता का अध्ययन शुरू किए थे। उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। धारा 2 का हम अध्ययन कर रहे थे। धारा 2 में जो खंड दिए गए हैं A से लेकर Y तक, तो उसमें ABCD जो खंड दिए गए हैं उनका हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे E से। तो थोड़ा सा जो अंग्रेज़ी के वर्ड है ना, ABCD जो खंड हैं, इनको याद रखने में थोड़ा आसानी रहती है। ये का, खा, गा, घा, चा, छा, तो इनको थोड़ा सा दिक्कत रहती है याद रखने में। तो याद रखने की आसानी के लिए मैं आपको जो वर्ड बोलूँगा वो ABCD के हिसाब से बोलूँगा, उसमें थोड़ा सा आसानी रहती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ई तो डी तक हम डिस्कस कर चुके थे। तो उच्च न्यायालय, अगला शब्द क्या है? उच्च न्यायालय। धारा 2 जो है वो परिभाषाएं बताती है। जो CRPC में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उन महत्वपूर्ण शब्दों को कहाँ पर बताया गया? धारा 2 में। डेफिनीशंस मतलब परिभाषाएं कहाँ पर दी गई हैं? धारा 2 में। तो ABCD हो चुका है। अब ई में, ई में किसकी परिभाषा दी गई है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की जो परिभाषा दी गई है वो कहाँ पर दी गई है? वो ई में दी गई है। ई के बाद आता है तुम्हारा एफ, यानी जिसे 4 लिखा हुआ है। एफ में क्या दिया गया है? भारत। हर शब्द पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। एफ में क्या दिया गया है? भारत। एफ के बाद आता है तुम्हारा जी। जी में क्या है? जांच। जी जांच, इंक्वायरी। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न। विचारण का मतलब होता है ट्रायल। जब कोर्ट में कोई मुकदमा चलता है तो उसको कहते हैं, मुकदमे की एक स्टेज होती है ट्रायल, जब शुरू किया जाता है। तो आगे चलेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना दिमाग में रखिए कि विचारण से भिन्न यानी जब ट्रायल शुरू जो हो जाता है ना, तो ट्रायल की बात नहीं यहाँ पर हो रही, यहाँ पर हो रही ट्रायल के अलावा ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। तो जांच कौन कराता है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच कराता है। कब करा, मतलब कब उसको माना जाता है ये जांच हो रही है? जब वो ट्रायल के भिन्न यानी ट्रायल के अलावा जब मजिस्ट्रेट या न्यायालय कोई जांच करवाए तो वो जांच उस वक्त जांच कही जाती है जब वो ट्रायल के अलावा की जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला जो शब्द है वो है इन्वेस्टिगेशन, अंग्रेजी में कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं अन्वेषण। अक्सर पुलिस अधिकारियों को देखा होगा कि थाने में FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो इसको भी थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। तो ये कहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है? धारा 2 के H में। H में दिया गया है अन्वेषण। ठीक है, तो अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, यानी कि मजिस्ट्रेट के अलावा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट नहीं करता, ये बात याद रखिए, इसलिए इसमें ब्रैकेट में दिया गया है मजिस्ट्रेट से भिन्न। ठीक है, मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। तो इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले याद रखिए पुलिस अधिकारी करेगा, यानी कि पुलिस ऑफिसर करेगा, या पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है, यानी कि मजिस्ट्रेट अगर किसी को नियुक्त कर दे तो वो व्यक्ति भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन इसमें मजिस्ट्रेट नहीं आता है, मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई व्यक्ति। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन में होता क्या है? इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य को एकत्र किया जाता है, यानी कि जो एविडेंस होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। तो पुलिस जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करता है, उसका काम इतना ही होता है, एविडेंस कलेक्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अपनी रिपोर्ट बना के। या तो वो फाइनल, जब अगर उसको लगता है कि जो साक्ष्य वो लेता है उस साक्ष्य को एकत्र करने के बाद उसको लगता है अपराध हुआ ही नहीं है, यानी कि ये झूठा मुकदमा है, झूठा इल्ज़ाम आरोप लगाया जा रहा है, तो वो क्या करता है? फाइनल रिपोर्ट लगा देता है, कि फाइनल कर देता है कि हाँ भाई ये इसमें कोई मामला नहीं बनता है, मजिस्ट्रेट के सामने ऐसी रिपोर्ट पेश कर देता है। और या फिर चार्जशीट बना देता है। चार्जशीट मतलब आरोप तय करके आरोप बना देता है कि हाँ भाई इस पर ये जो आरोप लगाएंगे वो साक्ष्य को देखते हुए सही लग रहे हैं, तो फिलहाल उसके खिलाफ जो भी साक्ष्य होते हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देता है। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन, H में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आई। आई में दिया गया है न्यायिक कार्यवाही, यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसको कहाँ पर परिभाषित किया गया है? इसको परिभाषित किया गया है 2I में। ठीक है, तो अब जहाँ पर भी जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात आए, ये शब्द जहाँ पर आए आपको समझ लेना चाहिए कि न्यायिक कार्रवाई। तो न्यायिक कार्रवाई जहाँ पर भी इस्तेमाल होगी तो उसका मतलब आपको ये समझना होगा कि जो साक्ष्य लिया जा रहा है वो शपथ पर लिया जा रहा है। देखिए इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस अधिकारी क्या करते हैं? साक्ष्य एकत्र करते हैं, साक्ष्य लेते हैं, बयान लेते हैं, गवाहों के बयान भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं बोलेंगे।
जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी न्यायिक कार्रवाई का मतलब हुआ कि जब कोई साक्ष्य लिया जाएगा तो वो किस पर लिया जाएगा, शपथ पर लिया जाएगा। यहाँ पर शपथ पर साक्ष्य लिया जाएगा, वो न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या कहता है, तो अगला शब्द जो है जे, 2J, धारा 2 का खंड जे में दिया गया स्थानीय अधिकारिता। स्थानीय अधिकारिता यानी किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है, सबको पता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, अदालत का, कोर्ट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो शब्द यूज़ किया गया है वो है महानगर क्षेत्र। ये वर्ड जो दिया गया है महानगर क्षेत्र, ये कहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है, के में, धारा 2 का खंड के। ठीक है, महानगर क्षेत्र आमतौर पर सभी लोग जानते हैं महानगर क्षेत्र क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द जो है वो के बाद आता है एल, और एल में क्या दिया गया है, असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो बस इतना याद रखिए, असंज्ञेय मामला जहाँ पर बनता है वहाँ पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं करती है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला जो शब्द दिया गया है वो है अधिसूचना। अक्सर आपने देखा होगा नोटिफिकेशन राज्य सरकार जारी करती है जिसे कहते हैं गजट पारित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अधिसूचना शब्द जो है वो कहाँ पर दिया गया है, एम, धारा 2 का खंड जो है वो एम में अधिसूचना शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब अधिसूचना के बाद जो शब्द आता है वो है अपराध। अपराध शब्द को सीआरपीसी की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 2N, इसमें अपराध के बारे में बताया गया। अपराध से मतलब आप सिर्फ इतना याद रखिए, अपराध का मतलब होता है कि कोई ऐसा, इसमें दो शब्द यूज़ करे जाते हैं, कार्य या लोप। दो वर्ड हैं, बहुत दिमाग में रखिए, कार्य या लोप। पहले आप लोप भी थोड़ा सा समझ लें, लोप क्या होता है। लोप कार्य का ना करना, यानी कि जिस काम को करने के लिए आपसे कानून कहता है और वो काम आप नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप लोप कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओमिशन। ठीक है, तो अपराध के अंतर्गत क्या आता है, दो चीज़ें आती हैं, कार्य करना या फिर कार्य नहीं करना। लेकिन वो दोनों कैसे होना चाहिए, विधि द्वारा कहे गए हों। यानी कि विधि जिन काम को करने के लिए कह रही है आप नहीं कर रहे हैं तो आप लोप कर रहे हैं, और विधि जिन काम को करने के लिए मना करती है और आप वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं। तो अपराध शब्द कहाँ पर आया है, अपराध शब्द जो है वो एन में है, 2N में। अगला वर्ड जो है वो है ओ, अगला खंड जो है वो ओ है, और उसमें जो शब्द परिभाषित किया गया है वो है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ऑफिसर इन चार्ज। ठीक है, तो ऑफिसर इंचार्ज जो है वो कहाँ पर दिया गया है, धारा 2O में। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज, तो थाने का जो ऑफिसर होता है उसको का परिभाषित किया गया है 2O में। आगे चलते हैं, ओ के बाद पी में क्या दिया गया, स्थान के बारे में बताया गया। पी के बाद अगला शब्द है क्यू में क्या बताया गया है, प्लीडर। ठीक है, क्यू में क्या बताया गया है, शब्द जो है वो प्लीडर यूज़ किया गया है क्यू में। क्यू के बाद आते हैं हम आर पर। आर में क्या शब्द को परिभाषित किया गया है, रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। आर से मतलब रिपोर्ट, तो जो खंड आर है उसमें पुलिस रिपोर्ट बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिया भी गया है, पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। वही रिपोर्ट जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन के संबंध में, यानी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद धारा 173 के तहत जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है साक्ष्य को कलेक्ट करने के बाद, वो पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, वो कहाँ पर परिभाषित है, आर में, खंड आर में पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, अगला वर्ड है एस। एस से हो गया स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन कहाँ मिलेगा आपको, 2S। अब एस के बाद आता है तुम्हारा टी में है विहित। एक शब्द होता है विहित, विहित मतलब प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड मतलब विहित। अब विहित का मतलब है कि इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। विहित का मतलब होता है, जैसे कि अक्सर कानून जो बनाया जाता है ना, तो कहते हैं कि विहित करा गया है, प्रिस्क्राइब्ड करा गया है। जैसे डॉक्टर दवा कहता है ये दवा आपको लेनी है, तो वो प्रिस्क्राइब करता है, उसी तरीके से विहित शब्द होता है। तो अगला शब्द जो है, विहित शब्द को अगर परिभाषित पूछा जाए कि विहित शब्द कहाँ पर परिभाषित है, तो ये कहाँ बताएंगे आप, टी में, खंड टी में। अब हम बात करते हैं अगले शब्द की, और वो शब्द है लोक अभियोजक।
तो लोक अभियोजक कहाँ पर दिया गया? खंड यू में। तो लोक अभियोजक होता है कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे कहते हैं पीपी शॉर्ट में। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहा जाता है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। तो इसे पीओ भी कहते हैं और पीपी भी कहते हैं। जो सरकारी वकील के एग्ज़ाम देते हैं, जो सरकारी वकील बनना चाहते हैं विद्यार्थी, वो एपीओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं, तो वो एपीओ का जो एग्ज़ाम होता है वो इसका असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट, यानी कि एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ठीक है। और ये है पीपी, वो है वही, अलग तरह से पुकारा जाता है। अगला वर्ड जो है वो है उपखंड। उपखंड शब्द कहाँ पर परिभाषित दिया गया सीआरपीसी में? 2V में। अब आता है अगला वर्ड वारंट। ये इंपॉर्टेंट है, सम्मन मामला। डब्लू मतलब सम्मन मामला, एक्चुअली डब्लू मतलब वारंट दिमाग से निकल गया। डब्लू का मतलब है यहाँ पर, खंड जो डब्लू है वहाँ पर सम्मन मामला है। बस यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि जहाँ जहाँ पर सम्मन कहाँ पर परिभाषित है, वो डब्लू में परिभाषित है, खंड डब्लू में, ठीक है, सम्मन मामला। और उसके बाद जो एक वर्ड जोड़ा गया है डब्लू के बाद, ठीक है, एक वर्ड जोड़ा है आहत। आहत कहाँ पर परिभाषित है? ये सीआरपीसी की धारा 2WA, ये 2008 के अमेंडमेंट द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया था, जो सन 2009 में अंतः स्थापित हुआ था, 31/12/2009 में। तो ये वर्ड जो जोड़ा गया था, इसको अमेंडमेंट को लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सन 2008 के अमेंडमेंट द्वारा ये जोड़ा गया था, और इसका वर्ड का जो खंड है वो है WA। और इसमें किस शब्द को परिभाषित किया गया है? आहत व्यक्ति। आहत मतलब पीड़ित। पीड़ित तो आप सभी जानते हैं कौन होता है। वारंट मामला कहाँ पर दिया गया? इसके बाद आता है अगला खंड एक्स। डब्लू में है सम्मन मामला और वारंट मामला एक्स में है, ठीक है। तो वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। इसमें जो चीज़ें